नमस्कार दोस्तों। इतिहास, भारत का इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज या भारत के इतिहास की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का जो इतिहास है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, भारत जो है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जो भारत देश है, सबसे पहले भारत देश को पुराणों के अनुसार भारत का देश अर्थात यहाँ के निवासियों को भारतीय और भारतवर्ष यानी भारत का देश कहा गया है। और जो बाहर से जो आए हैं, जैसे यूनानी आए, उन्होंने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी इसे संबोधित किया है। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो हम भारत को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों, इन 4 बातों से हमको जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। दोस्तों, कौन सा है? सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। इन्हें सभी वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। दोस्तों, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, आगे हम इसमें देखेंगे, जो वेद पढ़ते हैं उनको, उन ऋषियों को होत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होत कहते हैं। उनको होत कहते हैं। और इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है। अब इस ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान या संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता
सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। दोस्तों कौन से? चातुर्वर्ण में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। इसमें नोट दे रखा है दोस्तों, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करती है, यानी इनके द्वारा बताई गई। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर कल्पित आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस श्रेष्ठ कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की उल्टी गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। तो दोस्तों ये ईसा उनकी जो ईसा की जो वो उसके पहले वाली उसको उल्टी गिनती में यानी उल्टी दिशा में बताया जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे ईसा मसीह की जन्म तिथि के से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस श्रेष्ठ। दोस्तों ये हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही इस कैलेंडर ईसा वाला कैलेंडर को माना जाता है। दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद में हम देखेंगे सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धव्यू कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं। दोस्तों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ को अर्धव्यू कहते हैं। जो पाठ करने वाला होता है इसको अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दोस्तों यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में ही है। दोस्तों यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में ही मिलता है। फिर दोस्तों हम आते हैं सामवेद। सामवेद जो है इसके बारे में हम देखेंगे। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते
जो सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है, इन्हें गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, और जो इसका पाठ करते हैं उन्हें उद्रार्थ कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। दोस्तों किसे कहा गया है, अगर क्वेश्चन बनता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यहाँ पे नोट लिखा है दोस्तों, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इन दोनों ही वेदों में, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद हम देखेंगे, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र, दोस्तों अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण, मौर्य वंश 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर वायु पुराण, गुप्त वंश है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। दोस्तों ये क्या करता है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों क्या मिलता है इसमें, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। फिर आता है पृथ्वी सूक्त। अर्थवेद एक का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज या गहन अध्ययन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप का वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको, समृद्धि सभा एवं समिति को। दोस्तों एक नोट दे रखा है यहाँ पर, दोस्तों इसमें अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना जाता है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में जो वेद है उसको अथर्ववेद कहा जाता है। दोस्तों वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। दोस्तों पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। दोस्तों अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
में भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में ही किया करते थे। दोस्तों इसके बाद में हम ये हमारे चारों दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किस पुराण में, किस संहिता में? मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग में के विषय में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक ग्रह है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? किसको माना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त को। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का काम कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। दोस्तों फिर देखेंगे हम अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी कि चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की कौन सी संहिता है? गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आता है पतंजलि। दोस्तों पतंजलि है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। दोस्तों पतंजलि जो थे वो शुंग के राज पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के राज्य पुरोहित थे। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से, जो हमारे भारत में विदेशी यात्री आए उनके बारे में जानकारी, उनसे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले
जो भारत में विदेशी यात्री आए, विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में हम देखेंगे। जो सबसे पहले आए, कौन आए थे हमारे देश में? यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले आए थे टेरियस। यह ईरान का राजवेद था। जो टेरियस आए थे वो कौन थे? ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, इस पर अविश्वसनीय है। फिर आता है हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। दोस्तों इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित बताया जाता है। फिर है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रट्स तथा आस्ट्रीबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। दोस्तों कौन कौन आए सिकंदर के साथ में, उनके विवरण यहाँ पर विश्वसनीय बताए जाते हैं। निरियाकस, आनेसिक्रट्स तथा आस्ट्रीबुलस के विवरण अधिक प्रभावशाली बताए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। किसने? मेगास्थनीज ने। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? तो इसमें इंडिका पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। फिर है डाइमेकस। दोस्तों फिर है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। दोस्तों डाइमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और किस काल में? मौर्य युग से ही संबंधित बताया जाता है। दोस्तों उसके बाद में है टामली। इसके बाद में कौन है? टामली। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी थी? टालमी ने। फिर है प्लिनी। दोस्तों फिर है प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो दोस्तों यह है। उसके बाद में हम देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आते हैं चीनी लेखक। जो चीनी आए थे उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। दोस्तों चीनी जो थे, सबसे पहले आया था फाहियान। यह चीनी यात्री
गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोस्तों इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। दोस्तों यह कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा और इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। किसने? फाहियान ने। इसने मध्य प्रदेश को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम संगुयन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। दोस्तों यह कब भारत आया था? संगुयन 518 ईस्वी में। इसने अपने यहाँ की यात्रा 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। फिर आया दोस्तों तीसरे नंबर पे हैंसांग। कौन आया था? हैंसांग। तो हैंसांग जो आया था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। दोस्तों कब आया था? 629 ईस्वी में। और उसने लगभग 1 वर्ष की यात्रा की और कौन से राज्य में पहुंचा? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, कितने वर्ष रुका ये भारत में? 15 वर्ष